हेलो एंड अगेन वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी एग्जाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई हम डिफेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे एंड लास्ट में हम एक क्वेश्चन को लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को अब अच्छे से समझते हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको एक और कंसेप्ट आपको पढ़ा देता हूं। तो मैंने अभी तक आपको स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाए हैं, ठीक है ना। स्टाइक्योमेट्रिक में मैंने आपको वैकेंसी पढ़ा दिया, इंटरस्टिशियल पढ़ा दिया, है ना, एंड आपका फ्रैंकल एंड स्कोट के डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी कम हो जाती है डिफेक्ट आने की वजह से, उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था। तो आप सॉलिड स्टेट क्लास नंबर 12 को देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो आओ उससे जुड़ा हुआ जो है वो हम उसको एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जो आपका यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होता है, जो कि आपका मतलब कि डिफेक्ट आने की वजह से होता है, इनटू में जेड इफेक्टिव एंड यहाँ पे हमने लिखा था 1, यहाँ पे x इनटू में 100। ठीक है ना, ये मतलब ये वाला फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, बिल्कुल वो फार्मूला भी बिल्कुल सही है। एंड एक जो फॉर्मूला जो है वो दूसरा, वो कैसा फार्मूला होगा जी, वो आपका ये होता है, अगर आपको परसेंटेज निकालना कि कितना परसेंट आपका वहां पे डिफेक्ट की वजह से, अगर आपको x परसेंटेज निकालना है तो उसका एक और तरीका ये हो सकता है कि जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि उसे हम थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू बोल सकते हैं, माइनस में जो आपका है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, थ्योरेटिकल डेंसिटी, यहां पे लिखिए आप थ्योरेटिकल डेंसिटी एंड यहां पे लिखिए आप माइनस एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, एंड इसको डिवाइड कर दीजिए आप थ्योरेटिकल डेंसिटी से ही, है ना, इसको आप डिवाइड कर दीजिए थ्योरेटिकल डेंसिटी से ही। थ्योरेटिकल का मतलब है कि कैलकुलेटेड, एंड इनटू में कर दीजिए 100, एंड इनटू में कर दीजिए 100। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कि कितना परसेंट डिफेक्ट आएगा। अगर x परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो चलो भाई वो जैम 2021 का जो क्वेश्चन है उसको अब डिस्कस करते हैं अच्छे से। और लास्ट में जो चीजें हुई थी, अब मेरे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला ये है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो यहाँ पे डेंसिटी मतलब आपका जब हम लगा देते हैं, यस बिल्कुल सही है सूर्यांश, आपका आंसर वो यही आएगा। और मैंने भी ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखा तो थोड़ी सी मिस्टेक वहां पे हो रही थी, अब उसको करेक्ट कर देंगे, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही थी बेसिकली। ठीक है, तो ये जेड इफेक्टिव इनटू में m, यहाँ पे आपका हो जाएगा Na इनटू में हो जाएगा a का क्यूब। ठीक है, सेम यहां से आप अगर बात करोगे नॉर्मल तो वो हो जाएगा जेड इफेक्टिव इनटू में m, यहाँ पे Na इनटू में a, यही है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो फटाफट से मैं बता देता हूं, ये वो क्वेश्चन है भाई जैम 2021 का, जिसमें आपसे बोला गया था कैल्शियम क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, यूनिट सेल की आपको लेंथ दे रखी है। अब यार ये वीडियो रुकेगी है, चलो पहले ऊपर वाले से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 5.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना, ये एज लेंथ। अब देखो ये जो डेंसिटी गिवन है ना, ये आपको एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी गिवन है। ये जो आपको डेंसिटी गिवन है ये आपका एक्सपेरिमेंटल गिवन है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल। अब आपसे बोला परसेंटेज ऑफ स्कोट की डिफेक्ट आप बताइए कि कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे, पहले हम निकालेंगे डेंसिटी। ये आपका डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व्ड है। अब डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जेड यानी कि 4 इनटू में आप यहां पे करोगे मास जो कि 40 ग्राम यहां पे लिखा हुआ कैल्शियम का, डिवाइड करोगे 6.23 इनटू में 10 की पावर 23 इनटू में आप करेंगे यहां पे आपका 5.5 इनटू में कर देना 10 की पावर -8, ताकि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसका क्यूब आ जाएगा यहां से, ठीक है ना। अरे बोलो भाई समझ में आया। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहां से, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहां से, तो वो आएगी आपका 1.54। ये मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है, ठीक है, वो कितनी आएगी 1.54। अब आपको परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ x, तो क्या करो, ये आपका है जी थ्योरेटिकल जो हमने निकाली है, ये कितनी हो जाएगी 1.54
माइनस में ये आपको एक्सपेरिमेंटल, आप 2 राउंड ऑफ तक ले लेना, ये है ना, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे हम इसी से, एंड इसकी मल्टीप्लाई सॉरी इसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू से ही ना, थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड करो इससे, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देना 100 से। जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3.9 के आस 4 आंसर आता है। हाँ 3.9 से लेके है ना 3.95 भी हो सकता है, कुछ भी जो ऑफिशियल आंसर दिया गया था, ऑफिशियल आंसर की में वो दिया गया था कि अगर आपका आंसर 3.9 से लेके अगर आपका 4 के बीच में आ रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी इनमें से आ रहा है तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट मान लिया जाएगा, या शायद 4.1 तक भी गिवन था, 4.1 तक भी गिवन था। ठीक है जी, तो ये एक क्वेश्चन था आपका जो जैम 2021 में आपसे पूछा गया था। तो देखो अगर आपसे कभी जेड इफेक्टिव पूछे तो वो ये, या डेंसिटी पूछे तो इसके लिए पहले ये निकाल लेना, बाकी आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले आपका यूजफुल होंगे और ये दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे। एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए इसी टाइप का, निकाल दोगे सारे बच्चे? लो जी, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा भाई आपका, ये गेट में भी आ सकता, जैम में भी। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दिस इज एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। तो यहां पे उन्होंने बोला कि कैल्शियम क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल, the as length is equal to 550 picometer. Which of the following is and are true regarding the change in the density of the crystal due to various defect, है ना, various defect। तो बताइए जी क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है भाई, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी निकाल लेते हैं, नॉर्मल वाली जो भी आपका थ्योरेटिकल डेंसिटी है वो निकाल लेते हैं एक बार यहां से। तो देखिए इन या जो भी एफसीसी यूनिट सेल है तो जेड की वैल्यू हो गई 4, इनटू में यहाँ पे आपका होता है कैल्शियम का हो जाएगा 40, इनटू में यहाँ पे करेंगे 6.23 इनटू में 10 की पावर 23, एंड ये भाई आपका पिकोमीटर में है। आपको आंसर सेंटीमीटर में निकालना, तो पिकोमीटर को आप इसमें कन्वर्ट कर लेना, तो ये शायद 10 की पावर -10 बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 की पावर -10 बन जाएगा। तो ये बनेगा जी आपका 10 की पावर -10। तो यहां पे आप लिखोगे 550, ठीक है, 550 इंटू में 10 की पावर -3 का क्यूब करोगे सेंटीमीटर में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 1.60 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये वाला ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये नियर अबाउट आई है ये, ठीक है। अब आपको बताना है जी इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। अगर भाई 2% स्कोट की डिफेक्ट है ना तो इतनी वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसके इक्वल हो ही नहीं सकती। अगर 2% आएगा, अगर 2% वहां पे आपका स्कोट के डिफेक्ट की वजह से वहां पे कुछ मिस हुआ है तो डेंसिटी इसके इक्वल तो आ ही नहीं सकती, है ना, इसके इक्वल नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्या इसके इक्वल होगी? नहीं भाई, ये जो वैल्यू आ रही है ना फ्रैंकल डिफेक्ट में तो चेंज ही नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। हाँ आंसर आएगा सी, यहां पे 1.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपका इतना परसेंट डिफेक्ट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैंकल इफेक्ट के डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, अब इसका आंसर आएगा डी बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी और डी। अब डी कैसे आएगा जी, डी कैसे आएगा, देखो अब यहां पे 2% आ गया ना, अब यहां पे आपका बी नहीं, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। समझे नहीं आप मेरी बात को? अब यहां पे अगर आपका 2% डिफेक्ट आएगा स्कोट की तो ये डेंसिटी जो है ना आपका डिफेक्ट की वजह से डिक्रीज करेगी। अब कितनी डिक्रीज करती है? 0.25% है, 0.2 लिखो। थ्योरेटिकल जो है आपकी, थ्योरेटिकल कितनी आई है 1.6, माइनस में करेंगे आपका यहां पे ये तो निकालनी है, सॉरी। तो ये आपका जो डेंसिटी है वो आपका एक्सपेरिमेंटल आ जाएगी, ये जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल आ जाएगी। यहाँ पे 1.6 इंटू में ये करते हैं, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका जो डेंसिटी वो इतनी आएगी। तो ये जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आपका थ्योरेटिकल है और ये आपका एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंटल कम होती है थ्योरेटिकल से, एक्सपेरिमेंटल कम होती है थ्योरेटिकल से, ठीक है ना, क्योंकि डिफेक्ट आने की वजह से वो कम हो जाती है। स्टूडेंट क्या सोल्व कर लोगे? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज सी एंड डी,
सिंपली जो डाटा गिवन था उससे डेंसिटी निकाली, उसके बाद फ्रैंकल इफेक्ट से डेंसिटी चेंज होती नहीं है, वो वैसे की वैसे रहती है, तो सी आ गया। उसके बाद स्कोट की 0.2% है तो डेंसिटी कम होगी, सीधी सी बात है, तो इतनी आ जाएगी। तो ये था जी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन, है ना। तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं जी। तो हम डिफेक्ट की बात करे थे, हमने कौन कौन से डिफेक्ट पढ़ लिए थे, है ना। हमने सारे स्टाइकोमेट्रिक पढ़ लिए। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक के ऊपर चलते हैं सीधा। नॉन स्टाइकोमेट्रिक, अब मैंने भाई यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए कंटेंट यूज कर लिए क्योंकि लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक, व्हेन imperfections or defect in a solid, when imperfection or defect in solid cause the ratio of cation and anion to become different from that indicated in the ideal chemical formula, the defect is called non-stoichiometric defect. This can be categorized into flowing tube based abundance of the crystal। देखो कई बार आपने ये देखा होगा ऐसे ऐसे FeO यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये 1:1 में है, लेकिन जब इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कई बार आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि Fe है ना 0.98 एंड O ऐसे आपने देखे होंगे। अब देखो यहां पे आपका क्या होगा, डिफेक्ट आने की वजह से आपका फॉर्मूला भी अफेक्ट कर रहा है। इस टाइप का आपने जरूर देखा होगा। तो ये जब भी फॉर्मूले बनते हैं ना, ये आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से ही बनते हैं। इस टाइप के जो फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं वो आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से ही बनते हैं, इन्हें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। अब ये भी मैंने आपको दो टाइप के पढ़ाए थे, एक होता मेटल एक्सेस और एक होता मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। तो आओ भाई डिस्कस करते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस की। सबसे पहले करते हैं कि मेटल एक्सेस की बात करते हैं यहाँ पे ना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के दो टाइप होते हैं, एक मेटल एक्सेस, एक मेटल डेफिशिएंसी वाला। तो ये मेटल एक्सेस की बात करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट पॉजिटिव आयन आर इन एक्सेस। नाम से ही पता लग रहा है कि मेटल एक्सेस में होगी, नाम से ही पता लग रहा है कि मेटल एक्सेस में होगी। These types of, ये दो तरीके से आप बना सकते हो भाई, ये दो तरीके से बना सकते हो। एक तो मान लो भाई आपके पास 10 ही आपका M पॉजिटिव है एंड 10 ही आपका X नेगेटिव है। एक तो ये तरीका है आपका, एक तो ये मेथड है कि आप यहां से 2X नेगेटिव को बाहर निकाल दें, 2X नेगेटिव को बाहर निकाल दें। तो जैसे ही आप 2X नेगेटिव को बाहर निकालोगे यहां पे तो 8X नेगेटिव हो गए, लेकिन मेटल तो 10 ही है। तो क्या मेटल एक्सेस में नहीं होगी? क्या मेटल आपका एक्सेस में नहीं हो गई? यस, बिल्कुल मेटल एक्सेस में हो गई। तो इसको बोला जाता है कि ड्यू टू एन अनायनिक डेफिशिएंसी, आपने अनायन को बाहर निकाल दिया और इसकी वजह से यहां पे एप सेंटर क्रिएट होता है ना। इसकी वजह से आपका यहां पे एप सेंटर क्रिएट होता है। स्टूडेंट भाई एक बार कमेंट करके मुझे रिस्पॉन्ड थोड़ा सा जरूर करें ताकि मैं फिर अच्छे से यहां पे आपको कंटिन्यू कर पाऊं चीजों को। रिस्पॉन्ड करो एक बार सारे स्टूडेंट थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखो यहां पे ड्यू टू एनायनिक डेफिशिएंसी एप सेंटर द होल generated due to the missing of negatively charged ion is occupied by one or more unpaired electrons. This holes is occupied by the electrons are called epicenter. इसी को एपिसेंटर बोलते हैं। देखिए मान लो अब यहां से भाई आपका ये जो है यहां पे, अब यहां से अगर आपका कोई जा रहा है तो वो कोई एन नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, तो यहां पे ये होल क्रिएट हो रहा है और इस होल के अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसी को आपका एप सेंटर बोला जाता है, इसी को आपका एप सेंटर बोला जाता है। और इस एप सेंटर की वजह से आपका है ना यहां पे कलर भी आपको देखने को मिलता है ना, यहां पे आपको कलर भी देखने को मिलता है इसकी वजह से, ठीक है। सिमिलर टू स्कोट के डिफेक्ट द फाउंड इन द कंपाउंड सोज, ये तो ये वो कंपाउंड शो करते हैं जो स्कोट के टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं, वहां पे आपको अनायनिक डेफिशिएंसी ये सब देखने को मिलता है। यहां पे ये पॉइंट जरूर रिमेंबर कीजिएगा, तीसरा पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझते हैं। द एप सेंटर इम्पार्ट कलर to a crystal due to absorption of radiation by unpaired electron in the visible region, ठीक है ना। तो ये जो एप सेंटर क्या है ना, ये कलर इंपार्ट कर देता है, कंपाउंड के अंदर कलर को निकाल देगा, किसकी वजह से? ये एब्जॉर्ब कर लेता है भाई आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल के तौर पे देखो येलो एंड पिंक कलर ऑफ द LiCl, लिथियम जो आपका
ना, लिथियम जो क्लोराइड होता है उसका आपका येलो एंड पिंक कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? आपका येलो तो NaCl का देखने को मिलेगा आपको, पिंक जो है वो LiCl का देखने को मिलता होगा, तो वो आपका एप सेंटर की वजह से ही होता है। अब कौन सा कलर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहां से समझ लो आप, अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो देखिए यहां पे क्या था, यहां पे आपका बी नेगेटिव होना चाहिए। जब वो बी नेगेटिव बाहर गया होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे ये पूरा कंपाउंड। तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस ये जो सेंटर बनता है इसी को एप सेंटर बोलते हैं, और इसी एप सेंटर की वजह से यहां पे कलर इंपार्ट हो जाता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। तो ये कहानी होती है जी आपका किसकी? ये है जी आपका, है ना, मेटल एक्सेस। लेकिन ये अनायनिक डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है, अनायनिक डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है कि आप अनायन को अगर बाहर निकाल देते हैं, तो अगर आप अनायन को बाहर निकाल देते हो तब ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन। अब अगर आप कटायन को एक्सेस में कर देते हैं तो ठीक है, तो वो आपका वो भी पॉसिबल है। भाई 10 मेटल थी, 10 ही अनायन थे, अब आपने 2 मेटल बाहर से एक्स्ट्रा डाल दी, ठीक है, उसके भी 2-3 तरीके हो सकते हैं, उसको भी समझते हैं क्या हो गई पूरी कहानी। एक्स्ट्रा कटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा कटायन आएंगे ना वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे इन अलाइनमेंट विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट्स, सो द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। दिस कॉल्ड इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कटायन, ठीक है ना। यहाँ पे ये फ्रैंकल टाइप का है, देखो वहां से कोई चीज मिस हो रही है, कोई चीज बाहर निकल रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, यहां पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है एंड वो आपका इंटरस्टिशियल साइट्स में जा रहा है। तो ये आपका फ्रैंकल टाइप का फाउंड इन दी कंपाउंड जो फ्रैंकल शो करते हैं वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा भाई, इसका भी एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी बहुत सारे एंट्रेंस में वो पूछा भी गया था। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन आयनिक कंपाउंड loses ion on heating or by any other means। देखिए इसका जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, वो होता है ZNO, है ना, ZNO जिंक ऑक्साइड। देखिए जब आपका ये जब आप इसको, ये वैसे तो मान लो कि आपका व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं, हॉट करेंगे ZNO को, हॉट करने से ये आपका ZNO तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये अपना कलर चेंज कर लेता है, ये येलो कलर का हो जाता है। जब वापिस से आप इसको कोल्ड कर देंगे तो ये वापिस से व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये आपका बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, कई बार ये पूछा जाता है कि ZNO का हॉट करने पे कलर क्यों चेंज हो जाता है, तो रीजन होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और क्यों होता है, यहाँ पे जो मेटल कटायन है उनकी एक्स्ट्रा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिफेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन आयनिक कंपाउंड लूजेस अनायंस ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये ऐसे होगा, Zn2 पॉजिटिव को जब आप हीट करोगे तो ये Zn2 पॉजिटिव प्लस में हाफ O2, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस हाफ O2 एंड प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो हाफ O2 भी हो गया जी यहाँ से, तो ये Zn2 पॉजिटिव जो है ना, अब ये जाके इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा, है ना, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि A पॉजिटिव था, यहाँ पे A पॉजिटिव आ गया, एंड यहाँ पे अगर A पॉजिटिव आया है तो दूसरी जगह आपका अनायन आएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है कंपाउंड को, कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है भाई। किसी को इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो ये आपके कौन सा था जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसे बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसे बोला जाता है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का पहला टाइप था। एप सेंटर क्या होता है, ये ZNO का एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिएगा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें मेटल की कमी होगी जी, इसमें क्या होने वाला है, मेटल की कमी होने वाली है, तो उसी को समझते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। When an ionic compound contain a metal so variable oxidation state,
जैसे आयरन का एग्जांपल आप ले सकते हो कि मान लो FeO है आपके पास। अब यहाँ पे जो Fe है वो पॉजिटिव प्लस स्टेट में भी हो सकता है एंड वो आपका +3 ऑक्सीजन में भी हो सकता है। मान लो आपने यहाँ पे आपने 6 ले रखा है, आपने 6 FeO ले रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें 6 के 6 Fe हैं। आपने क्या किया कि 3 Fe2 पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया एंड आपने यहां पे 2 Fe3 पॉजिटिव को एंटर करवा दिया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम है, बट 3 मेटल के आयन बाहर गए और आए 2 ही, तो एक की तो कमी होगी ना, एक की तो कमी हो गई ना। इसी को हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं, इसको ही हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। व्हेन आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन भी हो सकता है, निकल भी, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों के मिलेंगे, आयरन और निकल के। इन द प्रेजेंस ऑफ कटायन with higher oxidation state, the number of cations of the lower oxidation state decrease and creating a metal deficiency defect। जो मैंने ये बताया ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका कि आपने भाई 6 थे आपके पास, 6 Fe2 पॉजिटिव थे, उसमें से आपने क्या किया, 3 Fe2 पॉजिटिव को बाहर निकाला, यानी कि 6 पॉजिटिव का चार्ज कम हो गया, लेकिन आपने उसकी जगह 2 Fe3 पॉजिटिव वाले डाल दिए, तो निकल कितने गए, 3, आए कितने, 2, ओवरऑल तो भाई कमी होगी ना यहाँ पे मेटल की, तो इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे A पॉजिटिव था, यहाँ पे भी A पॉजिटिव था, यहाँ पे भी A पॉजिटिव रहा होगा, बट आपने क्या किया, A पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह आप A2 पॉजिटिव को ले आए, उसकी जगह आप A2 पॉजिटिव को लेके आ गए एंड ये रहा, ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो ये इसमें यहाँ पे कंसेप्ट ये भी आता है, इसको भी पढ़ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इसमें क्या होता है, इट इज मेंटेन्ड बाय द आयोनिक कंपाउंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टोटल चार्ज, the stoichiometry of the ionic compound, example in the case of ionic compound where the cation that possess variable oxidation state are present in different fraction but amount of anion remains same, we can apply law। देखो इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है भाई, जो आपका अनायन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ना, यहाँ पे जो अनायन, ये AON का मतलब है आपका जो अनायन यहाँ पे रहेगा, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इक्वल होगा आपका जो कटायन के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, है ना। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये बताना चाह रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी क्या है, आगे एक बार देख लो इसको। जैसे ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बैठता भाई, ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बैठता है, ये क्या कहता है सुनो। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ अ सैंपल ऑफ निकल ऑक्साइड, it was found that the sample containing 96% nickel ion having D8 configuration and 3D of the 3D orbital and 4% D7 configuration of 3D and ये। तो बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा उसका, देखिए तो समझिए स्टूडेंट इस बात को आप। अगर मैं निकल ऑक्साइड की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि NiO है, ये निकल का ऑक्साइड रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्या कहानी है। D8 का मतलब है, D8 कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब है आपका कि निकल के ऊपर +2 चार्ज रहा होगा, एंड D7 होने का मीनिंग ये है कि निकल के ऊपर आपका +3। ये भी MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन है, इस बात को भी यहाँ पे आपने समझ लेना है, इस बात को भी आपने यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है ना। ये जो आपका ये रहा होगा, ये निकल 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब निकल 2 पॉजिटिव की 96 परसेंटेज है एंड आपका निकल 3 पॉजिटिव की परसेंटेज आपका 4% है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ O2 नेगेटिव प्रेजेंट इन द क्रिस्टल वो X है, वो किसके इक्वल आपका, वो X के इक्वल है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल वो मैंने X मान लिए हैं। अब देखिए, अब ये जो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है इसकी जो परसेंटेज है यानी कि 96, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन था ना ये, तो इसको फ्रैक्शन में 0.96 आ जाएगा, इनटू में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, प्लस में जो इसकी परसेंटेज है 0.04 इनटू में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इनटू में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 नेगेटिव। तो भाई कितना होता है उसके ऊपर -2 होता है,
या 2 लगाओ, मतलब माइनस दिखाने की जरूरत नहीं होती, कितना दिखाओ 2 इंटू में कर दो यहाँ पे x, इंटू में कर दो x, ये जो x है, ठीक है ना। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आपका जो है वो 2 आएंगी, ठीक है। एक होगी 0 पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी ये, यानी कि यहाँ पे अब देखो कौन कौन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 2 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो सकते हैं, एक आपका बी ऑप्शन आ जाएगा और एक आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो सी ऑप्शन तो यहां से साफ साफ पता लग ही गया कि निकल तो 1% हो गया, सी ऑप्शन तो यहां से साफ साफ पता लग ही गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप यहां पे, ठीक है ना, यहां पे क्या करोगे, व्हेन वी कंसिडर वन ऑक्सीजन, जब आप एक ऑक्सीजन को कंसिडर करोगे, यहां पे तो भाई है ना, यहां पे तो जब हमने 2 कंसिडर किए तब जाके आया है, जब आप एक को कंसिडर करोगे तो फिर आपका ये आ जाएगा, इसका जो आंसर है ना वो बी और सी दोनों ही आएगा। अगर एमएसक्यू टाइप में आ जाए तो बी और सी दोनों ही आएगा, अगर वो आपका एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है तो, ठीक है ना, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है तो, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था। इस जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बता देता हूं भाई कि और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी देखिएगा भाई, ऑलरेडी ये भी आपका एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखना इसको क्या कहता है। इन्होंने अब थोड़ा सा उसको रिवर्स कर दिया गया है बस यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली इट इज वाज फाउंड दैट, कि इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, एम ये इनटू में ओ यहाँ पे। अब आपसे बोला गया द मेटल प्रेजेंट जो है ना यहाँ पे, जो M प्रेजेंट है वो M2 पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है एंड आपका M3 पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है। तो आपको बताना फ्रैक्शन ऑफ मेटल दैट वुड बी एग्जिस्ट एज M3 पॉजिटिव। तो आपको M3 पॉजिटिव का फ्रैक्शन बताना कि कितना होगा। ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिए गए थे, इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया था कि आपका 4.08%, बी ऑप्शन जो दिया गया था वो था 6.05%, सी जो ऑप्शन दिया गया था वो था 5.08% एंड डी जो ऑप्शन दिया गया था वो था आपका 7.01%। ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन थे। अब देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को डील, तो हम मान लेते हैं कि हम x का या इनमें से किसी का एक का भी आपको क्या मान लेना है ना, इनमें से किसी का भी एक का आप x मान लो कि उसकी वजह से जो आपकी है ना, तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये मान लेते हैं हमने मान लिया कि अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ M3 पॉजिटिव, अमाउंट ऑफ M इन M3 पॉजिटिव है ना, मेटल का अमाउंट इन M3 पॉजिटिव वो हमने मान लिया कि वो x है। अगर ये x है तो अमाउंट ऑफ M इन M2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा जी, है ना, M इन ऑक्सीडेशन स्टेट, द अमाउंट ऑफ M3 पॉजिटिव, M ये हमने मान लिया जी इसका, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, अमाउंट ऑफ M इन ऑक्सीडेशन +3 एंड ये इसका आ गया, तो वो कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल कितना है ये इतना, तो वो दूसरा कितना हो जाएगा 0.98 माइनस में x हो जाएगा, 0.98 माइनस में x हो जाएगा। अब सिंपली जिसका भी जो है ना वही कर दो कि x की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0 से, इंटू में x, और इसको इक्वल आप पुट कर दो, किसके इक्वल पुट करोगे इसको आप, इसको जो ऑक्सीजन का यहाँ पे गिवन है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ से, ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 इंटू में आपका एक ऑक्सीजन हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, तो 1 इंटू में, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है 2। जब यहां से आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.04, लेकिन इन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन पूछा स्टूडेंट, तो ये x का मीनिंग क्या है कि M3 पॉजिटिव आ गया इतना, तो फ्रैक्शन कैसे निकालता, जो ये है और बाई में जो आपका टोटल है, टोटल किसका, अब यहां पे अगर ये x आ गया तो इसकी वैल्यू निकाल लेना यहां से M2 पॉजिटिव की, कितनी आ जाएगी 0.98 माइनस में 0.04, वो आएगी आपका 0.96 के आसपास, है ना, अरे यही तो आएगी ना, 0.04 माइनस करोगे तो 4 आएगी, ये 4 के आसपास, ठीक है। इसको आप देख लेना, ये 0.94 एंड ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.98 इंटू में कर देना 100, जब आप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 4.08%, कितना आ जाएगा 4.08% आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, जो कि इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन है। देखो ये सिंपली कि आप एक को मान लेना भाई, इसको देखो और सिंपल तरीके से कंफ्यूज नहीं होना चाहते, इसको आपने x मान लिया, ये 0.98 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। सोल्व कर लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से बताइए, हो जाएगा क्या ये? अब भाई एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है, उसको भी देख लेते हैं बस, उसके बाद हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ही रहा। तो देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है भाई लास्ट, इसको भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये भी कई बार एग्जाम में देखा है कि NaCl इज डोप्ड विद, डोप किया गया है इम्प्योरिटी, ठीक है, विद 5.0 इंटू में 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज of BaCl2, of BaCl2. The number of vacancies, the number of vacancies and the type of vacancies and the type of vacancy that would be present in, that would be प्रेजेंट इन, ठीक है, 29.25 ग्राम ऑफ NaCl, ग्राम ऑफ NaCl रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपको गिवन है आपका 1.5 इंटू में 10 की पावर ये, और यहां पे बोला गया कि अनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, अनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया 3 इंटू में 10 की पावर 19, यहाँ पे भी बोला गया कि अनायनिक वैकेंसी। डी ऑप्शन में आपसे बोला गया कि 1.5 इंटू में 10 की पावर 19, यहाँ पे बोला गया कि कटायनिक वैकेंसी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला गया डी के अंदर, है ना, कि 3 इंटू में 10 की पावर 19 एंड यहाँ पे भी कटायनिक वैकेंसी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ये समझिए कि भाई हमारे पास देखो NaCl डोप्ड विद इतना मोल परसेंटेज ऑफ BaCl2, NaCl के अंदर हमने इतना मोल परसेंटेज डाल दिया BaCl2 का, तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बताना है कि कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी एंड किस टाइप की वैकेंसी क्रिएट होगी अगर आपका NaCl इतने ग्राम प्रेजेंट हो तो, अगर आपका NaCl इतने ग्राम प्रेजेंट हो तो। यस, ऐसे क्वेश्चन भी भाई एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं, NaCl के मोल निकाल लेते हैं। तो NaCl के अगर मोल निकाले कैसे, 29.25 को डिवाइड करेंगे इसके ग्राम एटॉमिक वेट से, वो होता है आपका 58.5। जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.5 मोल्स प्रेजेंट है आपका सोडियम के। अब देखो NaCl is doped with this, we can say that 100 moles, है ना, ठीक है, we can say that 100 moles of NaCl that would be doped with moles of this is this। देखना इसका मीनिंग समझते हैं, यहाँ पे क्या है, आपको ये बात बताई गई है यहाँ पे कि परसेंटेज वर्ड यूज किया ना, परसेंटेज, तो इससे आप ये लिख सकते हो कि 100 moles of NaCl, 100 moles of NaCl that doped with the, कितने मोल के साथ डोप किया गया है, तो वो है आपका 5 इंटू में 10 की पावर -3, ये हमने अज्यूम किया। बट एक्चुअल में हमारे पास इतने मोल थोड़ी नहीं है, एक मोल की बात करते तो वो आ जाता आपका 5.10 की पावर -3 इंटू में 1, और एक्चुअल में मोल कितने हमारे पास 0. ये, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.5 की, जब देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस ये मोल, ये आ गया आपका इतने मोल। अब देखो यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव जो है यहाँ पे वो डाइवेलेंट है और Na पॉजिटिव मोनोवेलेंट है ना, तो BaCl2 डोप्ड विद NaCl, एस जो आपका Br2 पॉजिटिव क्रिएट 1 कटायनिक वैकेंसी। तो ये देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो Ba2 पॉजिटिव है
वो तो आपका बाईवैलेंट है और Na पॉजिटिव जो है वो आपका ये है। तो यहां पे क्या होगा, जब आप इसको रिप्लेस करोगे, जब Na पॉजिटिव को इससे रिप्लेस करोगे तो यहां पे एक कटायनिक वैकेंसी आपका क्रिएट होगी, एक कटायनिक वैकेंसी यहां पे क्रिएट होगी। तो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं आपका, है ना, इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ BaCl2, 1 mole of BaCl2 will create the number of cationic vacancy। कितनी cationic vacancy को create करेगा, एवोगैड्रो नंबर को करेगा। बट एक्चुअल में हमारे पास 1 मोल थोड़ी नहीं है, हमारे पास तो कितना हो जाएगा जी 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस इतने कितने को क्रिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस ये इंटू में कर देंगे एवोगैड्रो नंबर, एंड जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू में 10 की पावर 19। ठीक है, और किस टाइप की वैकेंसी को क्रिएट करेगा, ये आपका कटायनिक वैकेंसी को। इसलिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका सी आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका सी आ जाएगा। बोलिए हो जाएगा क्या ये? तो भाई इसको एक बार आप थोड़ा सा और देख लेना, कई बार आपको BaCl2 की जगह SrCl2 का एग्जाम्पल भी मिलेगा, है ना, BaCl2 SrCl2 इस टाइप के एग्जाम्पल भी आपको मिलने वाले हैं। उस बात का भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। उसका भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है भाई, डिफेक्ट में इतना पढ़ लेना, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको। अगर इतना पढ़ लोगे तो फिर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इसके अंदर। ये एक इस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है डिफेक्ट से, ये मैंने करवा दिया है। एक आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो एप सेंटर के बारे में बता दिया है, ZNO का एग्जाम्पल बता दिया है। ये जो न्यूमेरिकल बनता है डिफेक्ट से रिलेटेड ये मैंने बता दिया है। एंड ये जो न्यूमेरिकल आया ही था जैम 2021 में, ये भी मैंने बता दिया है ना। इस बार क्या पता मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी वाले से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाए, तो इनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, इनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब ये हमारा बेसिक पार्ट होता है कंप्लीट। कल मिलर इंडिसेस वगैरह, ब्रैग्स लॉ वगैरह वो सब डिस्कशन करेंगे, लैटिस एनर्जी वगैरह। तो बाकी का जो कंसेप्ट है वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।